हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनिमे पैरासाइट। मैं हूं आपकी होस्ट भारती झा। आज मैं आपके सामने ब्लैक बटलर एनिमे के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करने वाली हूं। एपिसोड 2 मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत ग्रेल के चीखने से होती है। दरअसल ग्रेल लेडी रेड की सर्वेंट होती है। ग्रेल सीएल के पैलेस में काम कर रही है, पर उससे एक भी काम सही ढंग से नहीं होता है। जब वो सीएल के लिए चाय ले जा रही थी तो उससे वो चाय गिर जाती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त सेबेस्टियन भी वहाँ आ जाते हैं और वो सेबेस्टियन से माफी मांगने लगती है। उनमें से एक सर्वेंट सीएल के पास जाता है और बहुत ही धीरे से उससे कहता है कि मास्टर, आपने इस बेकार से नौकर को क्यों रख लिया? तो सीएल उससे कहता है, ओ ये बात तुम कह रहे हो। फिर वो सोचने लगता है कि सच में ये मेरा बहुत ही बेकार आइडिया था, क्योंकि लेडी रेड ने सीएल से कहा था मेरा ग्रेल पूरी तरह से बेकार है। तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर सेबेस्टियन ग्रेल को एक बटलर की तरह ट्रेनिंग देगा। इसके बदले मैं तुम्हें बहुत ही सुंदर सा एक गिफ्ट दूंगी। सीएल परेशान होकर अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है, मैंने सोचा था कि सिर्फ सेबेस्टियन को दिक्कत होगी और मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। सीएल की बातों को सुनकर ग्रेल बहुत दुखी हो जाता है और वो कहता है, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी हो रही है, मुझे पता है ये बात। मैं आप सभी के लिए मर जाऊंगी, मैं मरकर अपनी गलती की प्रायश्चित करूंगी। ऐसा कहते हुए ग्रेल नाइफ को अपनी गर्दन के ऊपर ले जाती है। ग्रेल को ऐसा करते देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। उनमें से एक सर्वेंट कहता है, अरे कुछ भी गलत मत करना। मेरिन ग्रेल से कहती है, तुम्हें ये चाकू कहाँ मिला? तभी सेबेस्टियन उसको रोकते हुए कहता है, तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है। मुस्कुराते हुए सेबेस्टियन उससे कहता है, अगर हर जगह पर खून गिरेगा तो कमरा साफ करने में मुश्किल हो जाएगी। ग्रेल उसकी बातों को सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए हुए उससे कहती है, सेबेस्टियन तुम बहुत अच्छे हो। सेबेस्टियन उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम किसी भी तरह से मास्टर का ध्यान रख पाओगी। और चाय की केतली को उठाते हुए वो कहता है, इतना बेकार चाय जो तुमने मास्टर के लिए बनाया है, मेरी तरफ ध्यान से देखो, एक अच्छी चाय किस तरह से तैयार की जाती है। इतना कहते हुए सेबेस्टियन ग्रेल को चाय बनाने की विधि बताने लगता है। सेबेस्टियन घर के दूसरे नौकरों से कहता है, मैं सफाई का सारा काम तुम सभी पर छोड़ता हूँ। साथ ही वो ग्रेल से कहता है, ग्रेल तुम सिर्फ आराम से बैठो ताकि तुम दूसरों के लिए कोई परेशानी न खड़ी कर दो। सेबेस्टियन और सीएल बाजार में एक दुकान में जाते हुए दिखाई देते हैं। उस दुकान पर एक बूढ़ा सा आदमी बैठा हुआ होता है। वो बूढ़ा आदमी सीएल से पूछता है, क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? सेबेस्टियन दुकानदार को कहता है, मैं अपने मास्टर के लिए स्टिक लेने आया हूँ, और एक कागज दुकानदार के हाथों में दे देता है। वो आदमी उस कागज को देखते हुए कहता है, ओ तो तुम यहाँ पर स्टिक लेने आए हो। स्टिक को निकालते हुए वो कहता है, मैं ये सोच रहा था कि कौन इस स्टिक का इस्तेमाल करेगा, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक बच्चा इसका इस्तेमाल करेगा। उस दुकानदार के इतना कहते ही सेबेस्टियन उस स्टिक को बंदूक की तरह पकड़कर उस दुकानदार के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है, ये एक अच्छी स्टिक है, बिल्कुल एक तीर की तरह। सेबेस्टियन को ऐसा करते देख वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद वो उसे पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। बाजार में चलते चलते सीएल सेबेस्टियन से कहता है, फिनी की ताकत एक रुकावट है, कोई कैसे गलती से एक स्टिक को तोड़ सकता है, उसकी वजह से मुझे एक नई स्टिक खरीदनी पड़ी। सेबेस्टियन कहता है, हाँ लोग मुसीबत खड़ी कर देते हैं अगर आप उनसे लंबे ना हो। और क्या आपने आज ग्रेल को नहीं देखा? एक परेशान करने वाला नौकर। उसके बाद वो सीएल से कहता है, घर चलते हैं, हमें ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर ग्रेल और घर के सारे सर्वेंट गार्डन में दिखाई देते हैं। ग्रेल गार्डन में गार्डनिंग कर रही होती है। गार्डनिंग करते करते ग्रेल दूसरे सर्वेंट से कहती है, कितना आलीशान है ये पैलेस। उसके रिप्लाई में दूसरा सर्वेंट उससे कहता है, इस पैलेस को बनने में मुश्किल से सिर्फ 2 साल ही लगे हैं। उसकी बातों को सुनकर ग्रेल आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है, क्या? लेकिन ये पैलेस कितना पुराना और आलीशान दिखता है। तो वो कहता है, ये सिर्फ एक प्राकृतिक है। तभी तनाका वहाँ आ जाता है। दरअसल वो उस पैलेस का बहुत ही पुराना सर्वेंट होता है। तनाका को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये असली तनाका है। मेरिन कहती है, तनाका को 3 महीने बाद ऐसे देखा है। दरअसल वो सभी ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो आमतौर पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी लेस दिखाई देता है। फिर तनाका उनसे कहता है कि ये पैलेस बिल्कुल पुराने पैलेस की तरह बनाया गया है। ग्रेल उससे पूछती है, क्या इस पैलेस को फिर से बनाया गया है? तो वो उससे कहता है, हाँ, क्योंकि पुराना फैंटम हाइव 3 साल पहले ही जल गया था। उनमें से एक कहता है, मुझे माफ करना पूछने के लिए, तो क्या मास्टर के माता पिता भी उस आग में जल गए थे? वो कहता है, हाँ,
उनके माता पिता भी आग में जल गए थे। ये सारी बातें सुनकर वो सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। ग्रेल कहती है, ओ कितने दुख की बात है। इसके बाद ही तनाका अपने पुराने रूप में आ जाते हैं। ये देखकर ग्रेल डर जाती है। तो दूसरा नौकर ग्रेल से कहता है उसकी एनर्जी बहुत कम है, वो अपने असली रूप में सिर्फ 3 मिनट ही रहता है, इससे उन्हें नींद आती है। उसकी बातों को सुनकर ग्रेल कहती है, मैं समझ गई। तभी मेरीन का ध्यान गार्डन के सभी पेड़ों पर जाता है और वो बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगती है, क्योंकि ग्रेल ने गार्डन के सभी पेड़ों को हॉरर लुक दे दिया था। वो सभी उससे पूछते हैं, तुमने खोपड़ी क्यों बनाई? ग्रेल रोते हुए कहती है, मुझे माफ करना, मैंने तुम लोगों को फिर से परेशान किया। मैं इसकी भरपाई करूंगी अपनी जान देकर। ऐसा कहते हुए ग्रेल एक पेड़ पर लगी रस्सियों के बीच अपनी गर्दन फंसा लेती है और वो कहती है, अगर मैं नहीं मरूंगी तो ये मेरी वफादारी के ऊपर एक बड़ा धब्बा होगा। सेबेस्टियन और सीएल पैलेस में आ जाते हैं। सेबेस्टियन कहता है, आप थक गए होंगे मास्टर, मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। सीएल जब पैलेस के अंदर जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि पूरा हॉल टेडी बियर और कई सारे डेकोरेशन की चीजों से सजाई गई थी। सीएल चौंकते हुए कहता है, मेरा घर। तो सेबेस्टियन कहता है कि अब इस जगह को क्या हो गया। कुछ देर बाद घर के सारे नौकर बहुत ही अजीब से कपड़े पहनकर सेबेस्टियन की तरफ दौड़ते हुए आते हैं और रोने लगते हैं। वो उन सभी से पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है और तुम सभी ने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हुए हैं? तभी एक सर्वेंट फिंगर पॉइंट करके कहता है, उस पागल लड़की से पूछो। सीएल आश्चर्यचकित होकर पूछता है, कौन पागल लड़की? उसी वक्त उन सभी को सामने के कमरे से एक अजीब सी आवाज आती है और वो सभी उस कमरे की तरफ जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं। उन्हें उस कमरे में रस्सी से लटकते हुए ग्रेल दिखाई देती है। सीएल उससे पूछता है, अब तुम क्या कर रही हो? ग्रेल कहती है, जैसा कि आप देख सकते हो मैं मरने वाली हूँ। सीएल बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और सेबेस्टियन से कहता है, इसे नीचे उतारो। सेबेस्टियन जी मास्टर कहता है। उसी वक्त अचानक हवा की झोंके की तरह एक लड़की सीएल की तरफ आती है और उसके गले लग जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया सीएल। तभी सीएल चौंकते हुए कहता है, एलिजाबेथ। वो उससे कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे लिजी कहकर बुलाओ। और फिर वो उससे बहुत जोर से गले लगाते हुए कहती है, और तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यारे लगते हो। सेबेस्टियन उसके पास जाता है और कहता है, लेडी एलिजाबेथ। वो उसको रिप्लाई देते हुए कहती है, हेलो सेबेस्टियन, तुम कैसे हो? ग्रेल को देखकर वो कहती है, तुमने इसे नीचे क्यों उतार दिया? वो उससे कहता है, हाँ माय लेडी। ग्रेल कमरे को गंदा कर रही थी। एलिजाबेथ कहती है, पर मैंने तो बहुत ही अच्छी सजावट की है। पूरे पैलेस को देखते हुए सीएल कहता है, मेरे पैलेस की क्या हालत हो गई। एलिजाबेथ उससे कहती है, फैंटम हाइव में अब सिर्फ सुंदर चीजें ही रहेंगी। वो सेबेस्टियन से कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक तोहफा है। इतना कहकर वो उसके सर पर एक कलरफुल स्कार्फ पहना देती है। सेबेस्टियन को इस लुक में देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। एलिजाबेथ उससे कहती है, तुम हमेशा काले कपड़े ही पहनते हो, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हारे ऊपर ये अच्छा लगेगा। सेबेस्टियन उससे कहता है, आप मेरे लिए तोहफा लेकर आए, मैं इसका सम्मान करता हूँ। एलिजाबेथ कहती है, मुझे दूसरों की मदद करके अच्छा लगता है। सीएल उससे पूछता है, लिजा सबसे जरूरी बात, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और आंटी कहाँ है? वो सीएल का हाथ पकड़कर बोलती है, मैं यहाँ पर छिपकर आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहती थी सीएल। और वो उसे जोर से गले लगा लेती है। ग्रेल सेबेस्टियन से पूछता है, ये लड़की कौन है? तो वो कहता है, ये लड़की सोसाइटी के मार्क्वेस की बेटी है। वो कहता है, इसका पूरा नाम लेडी एलिजाबेथ एथेल कॉर्डेलिया मिडफोर्ड है। वो आगे कहता है, लेडी एलिजाबेथ मास्टर सीएल की मंगेतर है। ग्रेल कहती है, अच्छा तो मास्टर सीएल की मंगेतर है। घर के सभी सर्वेंट मंगेतर वाली बात सुनकर बहुत ही चौंक जाते हैं। तो सेबेस्टियन उन सभी से कहता है, लेडी एलिजाबेथ मार्क्वेस की बेटी है। अमीर परिवार की शादी अमीर खानदान की लड़की से ही होती है, जाहिर सी बात है। एलिजाबेथ सीएल से कहती है, पैलेस को जब इतना सुंदर सजा ही दिया गया है तो क्यों न चलो आज रात हम डांस करते हैं। सीएल उससे कहता है, मुझे डांस नहीं करना है। लिजा उससे कहती है, मैं जो तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आई हूँ, तुम शाम को उसे पहन लेना। मैं देखना चाहती हूँ वो कपड़े तुम पर कैसे लगते हैं। सीएल बहुत ज्यादा परेशान होता है और इरिटेट होकर उससे कहता है, रुको मेरी बात तो सुनो, पर वो नहीं सुनती है। सीएल टेंशन में अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। सेबेस्टियन उसके पास आता है और उससे कहता है, मुझे लगता है आज उसने सही बात कही है, आपको एलिजाबेथ की बात माननी चाहिए और कहना चाहिए कि आपको छोड़ दे। सीएल रिप्लाई देता है और कहता है, उसे आज रात का खाना खिलाओ और यहाँ से जल्दी बाहर निकालो, मेरे पास उसके साथ नाचने गाने का समय नहीं है। सेबेस्टियन कहता है, पर मुझे लगता है कि एलिजाबेथ सिर्फ आपके साथ डांस करना चाहती है। सीएल सेबेस्टियन द्वारा कही गई बात पर ध्यान नहीं देता है। वो कहता है, मास्टर मैंने कभी आपको डांस करते हुए नहीं देखा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप कर सकते हैं। वो कहता है, आप डांस क्यों नहीं करना चाहते हैं? सीएल बहुत ही सीरियस होते हुए कहता है, मैं अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त हूँ, मेरे पास डांस के लिए वक्त नहीं है।
वो कहता है मैं आपकी इज्जत करता हूँ मास्टर, लेकिन डांस एक कला है जो सभी पार्टी और शादी में जरूरी होती है। वो आगे कहता है लोगों को लगता है अमीर दर्जे के सभी लोग अच्छे से डांस कर सकते हैं। अगर आप डांस के इनविटेशन को मना करते हैं क्योंकि आप डांस नहीं कर सकते तो इससे आपकी इज्जत समाज में बहुत ज्यादा कम होगी। सेबेस्टियन की बातों को सुनकर सीएल कहता है अच्छा ठीक है, मैं डांस करूँगा, अब तो तुम खुश हो। सीएल उससे किसी अच्छे डांस टीचर को बुलाने के लिए कहता है। सेबेस्टियन उससे कहता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है किसी अच्छे डांस टीचर को बुलाने का, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपका डांस टीचर बन जाऊं? सीएल गुस्से में उससे कहता है मजाक मत करो सेबेस्टियन, मैं तुम जैसे लंबे आदमी के साथ कैसे डांस कर सकता हूँ, और क्या तुम्हें डांस करना आता है? तो वो कहता है हाँ मैं डांस कर सकता हूँ और मैंने कई बार डांस भी किया है। उसकी बातों को सुनकर वो थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है। सेबेस्टियन उसे डांस सिखाता है। सेबेस्टियन सीएल को मुस्कुराते हुए डांस करने की सलाह देता है। सीएल बहुत अच्छे से तैयार होकर शाम को डांस पार्टी में आता है। उसे इस तरह ड्रेसअप देखकर एलिजाबेथ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है तुम बहुत ही सुंदर लग रहे हो। इतना कहकर वो सीएल को जोर से हग कर लेती है। इसी बीच उसका ध्यान सीएल की उंगलियों पर जाता है। वो उससे पूछती है मैंने तुम्हें जो रिंग दी थी वो कहाँ गई? वो रिंग तुम्हारे कपड़ों के साथ मैच कर रही थी। उसके हाथों में पहले से एक रिंग होती है। वो कहता है नहीं, ये रिंग भी कपड़ों के साथ अच्छी लग रही है। उसकी बातों को सुनकर एलिजाबेथ गुस्सा हो जाती है और कहती है नहीं, मैंने तुम्हें सुंदर बनाने के लिए इतनी कोशिश की है, पर ये रिंग तुम्हारे ड्रेस के साथ अच्छी नहीं लग रही है। वो रोते हुए कहती है मेरा दिया हुआ रिंग तुम क्यों नहीं पहनना चाहते हो सीएल? वो सीएल की उंगलियों से वो रिंग उतार लेती है। सीएल बहुत गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है एलिजाबेथ मुझे रिंग अभी वापस करो। वो उससे कहती है तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो सीएल? मैं तो तुम्हें सुंदर बनाना चाहती थी, मुझे नफरत है इस रिंग से। इतना कहकर वो उस रिंग को जोरों से जमीन पर फेंक देती है। सीएल बहुत गुस्सा हो जाता है और एलिजाबेथ के ऊपर हाथ उठाने लगता है। तभी सेबेस्टियन पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और टोपी बदलने की कोशिश करता है और वो कहता है मास्टर आप अपनी फेवरेट स्टिक भूल गए हो। इतना कहकर वो सीएल के हाथों में वो स्टिक दे देता है। एलिजाबेथ रोने लगती है। तब सेबेस्टियन उसे रिंग से जुड़ी इम्पोर्टेंट बातों को बताता है। वो उससे कहता है ये रिंग मेरे मास्टर के लिए बहुत ही कीमती है। वो कहता है फैंटम हाइप परिवार के लोग ये रिंग अपने आने वाले पीढ़ी को देते हैं और वो सीएल की तरफ से उससे माफी भी मांगता है। एलिजाबेथ को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो सीएल से माफी मांगती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी इतनी कीमती रिंग को तोड़ दी। सीएल उस रिंग को जमीन से उठाकर खिड़कियों के पास जाता है और उस रिंग को बाहर फेंक देता है। उसे ऐसा करते देख एलिजाबेथ उससे कहती है सीएल तुमने इसे क्यों फेंक दिया? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सीएल कहता है कोई बात नहीं, वो तो एक पुरानी रिंग थी। और वो बहुत ही जोश में आकर कहता है मैं इस रिंग के बिना भी फैंटम हाइप का मालिक हूँ। उसके अंदर इतना जोश देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। एलिजाबेथ रोने लगती है। वो उससे कहता है तुम और कितनी देर तक रोने वाली हो? एलिजाबेथ सीएल से माफी मांगने लगती है और कहती है मुझे माफ कर दो सीएल। उसे दुखी देखकर सीएल उसके पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। रुमाल लेकर उसका आंसू पोंछते हुए कहता है तुम्हारा चेहरा गंदा हो गया है, मैं एक गंदे चेहरे वाली लड़की के साथ डांस नहीं कर सकता हूँ। सेबेस्टियन म्यूजिक बजाने लगता है और ग्रेल गाना गाने लगती है। उन दोनों को ऐसा करते देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। सीएल एलिजाबेथ की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है जो भी हुआ है उसे भूल जाओ, रात हो रही है, चलो डांस करते हैं। वो दोनों डांस करने लगते हैं। एलिजाबेथ को घर पहुंचाने के लिए ग्रेल कहती है कि मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, मैं इनको सुरक्षित घर पहुंचा दूंगी। वो लोग उससे कहते हैं क्या तुम ऐसा कर पाओगी? वो कहती है हाँ, मैं एक होशियार और खतरनाक बटलर हूँ। इतना कहकर वो सेबेस्टियन का शुक्रिया अदा करती है। वो उससे कहती है थैंक यू सेबेस्टियन, मैंने तुमसे सीखा है एक बटलर कैसा होता है। इसके बाद वो एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर सीएल अपने रूम में बेड पर बैठा हुआ है। वो कहता है आखिरकार आज का दिन खत्म हुआ, कितना बेकार दिन था आज का। सेबेस्टियन उससे कहता है पर मास्टर आज तो आपने बहुत ही ज्यादा मजा किया। सीएल कहता है पागल मत बनो। तो वो उससे कहता है कौन पागल है हम में से? सेबेस्टियन वो रिंग निकालता है और उसे पहनाते हुए कहता है ये रिंग आपको बहुत ही पसंद है, फिर भी आपने एलिजाबेथ को दिखावा किया। वो सीएल की आंखों में देखते हुए कहता है फैंटम हाइप का बटलर होने के नाते इतना तो कर सकता हूँ। ये रिंग आपकी उंगली में अच्छी लगती है मास्टर, इसे पहने रहो। सीएल उससे कहता है सच है, ये रिंग कई सारे मास्टर्स की मौत की निशानी है, मेरे दादा और पापा, और मुझे यकीन है कि ये रिंग मेरी मौत पर भी साथ होगी। वो आगे कहता है ये फैंटम हाइप परिवार के मास्टर्स की मरने की चीखों को मुझे बार बार सुनाता है। वो घबराते हुए कहता है जब मैं अपनी आंखों को बंद करता हूँ तो मैं उन आवाजों को सुन सकता हूँ। मैं सोचता हूँ अगर मैं इस रिंग को दूर फेंक दूँ तो शायद मैं उन्हें सुनना बंद कर दूंगा।